अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिकंदर बट और आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल। नादरीन, आज से 25 साल पहले जो लाहौर में बसंत मनाई जाती थी, वो एक इंटरनेशनल बसंत हुआ करती थी। आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ उसी इंटरनेशनल बसंत के लाहौर के इंटरनेशनल मेज़बान से। वन एंड ओनली, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब, अल मारूफ मियाँ सल्ली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भट्ट साहब। सर, सबसे पहले अपनी खैरियत का बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत अल्लाह का शुक्र। तो बसंत की सर तैयारी हो रही होगी फिर? बसंत की तैयारी बिल्कुल वो तो आपको पता है कि अंदरून शहर में रहने वाले तमाम लोग जो हैं वो इसका बसंत का इंतज़ार खातों कि ये ओरिजिनली तो ये तो अंदरून शहर का ही जी, त्यौहार था। जी। ज़्यादा लोग लाहौर में, गुलबर्ग में या डिफेंस में या इधर-उधर मॉडल टाउन ये एरियाज़ में कम लोग बसंत को सेलिब्रेट करते थे या उनको पता भी था बसंत का। बसंत के ये होता था कि बसंत हो जाती थी, यहाँ जो लोकल क्योंकि इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं होता था। यहाँ के लोकल जो पतंगबाज़ थे, वो अनाउंस कर देते थे। अनाउंस करने का भी तरीका ये होता था कि बसंत की रात को मतलब कि एक रात पहले इतवार को नॉर्मली हमेशा बसंत होती थी। तो सैटरडे की हफ्ते की रात को जो कंदीलें हैं वो उड़ाई जाती थी पतंगों के साथ। जो ये मैसेज जाता था सारे शहर में कि भी कल बसंत है। ठीक है। तो और फिर वो उसी जोशो खरोश से वो जो बसंत थी वो मनाई जाती थी और क्या कहते हैं अमेजिंग उसका सारा तो सर, इसको क्यों नज़र क्यों लग गई इसको? नज़र इसको लग गई। इसमें मैं समझता हूँ कि हम लोगों का अपना ही कसूर है। ठीक है। देखिए ना, बात ये है कि मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, मैं छत से गिर जाऊँ, हुँ, मेरी गलती, जी, ठीक है? मैं किसी डोर के पीछे, गुड्डी के पीछे भाग रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो जाए किसी गाड़ी से, ये मेरा कसूर है। जी, लेकिन कोई आदमी, शरीफ आदमी अपने बच्चों के साथ जिसका कोई ताल्लुक नहीं है काइट फ्लाइंग से या बसंत से, वो सड़क पे जा रहा है और उसके बच्चे के गर्दन पे डोर फिर जाए और उसका बच्चा हलाक हो जाए, तो ये तो एक बहुत ही एक ये ब बुरी चीज़ है और कोई भी इस चीज़ को ये पहले नहीं हुआ करता था क्योंकि डोरें जो थीं, वो कॉटन की होती थीं। मांझा जो होता था वो शीशे का ज़रूर होता था, लेकिन अब तो इन्होंने बाद में जो डोरें बनाई इन्होंने पॉलिएस्टर के धागे की और उसके ऊपर लोहे का भरोथा और फिर कोई केमिकल्स और पता नहीं क्या, वो तो तलवार की तरह। जी हाँ, जी हाँ, हाँ, जी हाँ। वो पहले मुझे याद ऊपर पड़ा जब हम काइट फ्लाइंग की उम्र में थे, तो उस वक़्त 8 नंबर डोर होती थी, 8 नंबर 5 रीच। 30 नंबर होती थी, 60 नंबर, 80 नंबर, ये सारी डोरें होती थी। हाँ, और 8 नंबर ज़रा थोड़ी-सी मोटी होती थी, इसी तरह चलते-चलते जो बारीक डोरें होती थी और मैं तो हमेशा जब भी काइट फ्लाइंग करता था, तो वो यही जो है गुड्डा छोटा, जिस जो अब इन्होंने गवर्नमेंट ने जो ज ज डेढ़ वो तवा। हाँ, डे वही वो हमेशा वही उड़ाते थे, बस कभी-कभी को पतंग शाम के वक़्त क्या कहते हैं कोई पतंग उड़ा ली, तो लगभग गुड्डे उड़ाते थे और फिर लखनऊ काट आते थे गुड्डे, वो भी बड़े परी, इंटरेस्ट। पेंचे के लिए परी बहुत परी, अच्छी होती थी। परी भी बड़ी-बड़ी साइज़ की होती थी, बड़ी और छोटी भी होती थी। गुड्डी गुड्डी होती थी, परी होती थी, फिर शुस्तरू होते थे। ये पतंग के जो मुख्तलिफ हैं डिज़ाइन और कुप ऊपर। और फिर पतंग और फिर अ, ये इस तरह की के नाम होते थे। डोर का आपने बताया, डोर का मुझे भी कुछ याद आ रहा है कि वाक़ई इन्होंने तो अब रस्से जैसी डोर आ गई, 35 नंबर। जेपी कोट्स की डोर आती थी अंग्रेज़ी, हिरन ब्रांड आता था। कुछ इंडिया से भी डोरें आ जाती थी। धागा, धा धागा। धा ये सॉरी डोरें आती थी। नहीं धागा आता था। धागा आता था। धागा आता था, लेकिन ज़्यादातर जो अच्छा धागा था वो ब्रिटिश ही होता था, जेपी कोट्स का, प्योर कॉटन का। हाँ जी, वो बड़ा अच्छा यान था उस। तो ये बस ये है और देखिए सारी जितनी भी अमवात हुई है ना, अनफॉर्चुनेटली सारी ही मोटरसाइकिल पे हुई। हाँ। सर, वैसे मुझे याद पड़ता है कि पहले मोटरसाइकिलों पे डोरें फिरती थी, मेरे अपने रिश्तेदारों को भी फिरती थी। ब चीरा जैसे उँगली पे चीरा आ गया ना, तो बस इतना चीरा लग जाता था यार, सनी प्लास्ट लगा दिया, वो प्लास्टर होता था वो लगा लेते थे। उसके बाद जब ये डोरें आई हैं ना, 35-36 रस्से का रस्सा, हम पतंग को ये डंडी से उड़ाने का रिवाज मैं था। आपको बताऊँ, ये 6-6 8 पतंग खींच लेते थे। बात बात ये है कि इस मुल्क में जो नया तबका इमर्ज किया है ना, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ जिनके पास जो पैसा भी है, वो भी कोई हलाल का नहीं है, ठीक? हुँ।
वो उनकी जो औलादें हैं जिनको उन्होंने स्पॉइल किया हुआ है, जिनके पास आप देखते हैं कि एक-एक 16 साल के बच्चे के पास 6-6 8-8 करोड़ की गाड़ी है, 7 एक डाला है उसपे, ठीक है? और बेतहाशा पैसा है। वो ये उनकी थिंकिंग ये है कि हाँ, ऐसी डोर हो कि हमारी गुड्डी कट ही ना सके। उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो है ही नहीं ना। जी हाँ, जी हाँ। पतंगबाज़ी जो है वो भी एक जिस तरह शिकारी हैं, हमेशा मुझे याद है कि हम अपने जब शिकार जाते थे अपने वालिद के साथ, तो कभी भी बैठे हुए तीतर को या किसी परिंदे को वो नहीं मारने देते थे। वो कहते थे ये कोई तुम्हारा कमाल नहीं है, उड़ते हुए परिंदे को मारो। उसमें ये होता है कि चांस होता है कि परिंदा जो 50-50 चांस होता है कि परिंदा बच भी जाएगा। अब बैठा हुआ जानवर पे आप फायर करो, ठीक है, मतलब कि जो लॉन्ग वो शिकारी जो बड़ा शिकार करते हैं, जैसे हिरन का या कोई इस तरह की कोई चीज़ का, वो एक। लेकिन परिंदे ख़ास तौर पे जो हम या डक्स हो गई या कोई अपना तीतर हो गए या सुस्सी या इस तरह के बटेरे, वो हमेशा उसको उनको फ्लाइंग में ही आप मज़ा ही आता था। आप वॉक कर रहे हो, तीतर उड़ा, आपने फायर किया, वो गिर गया या बच गया। हम ऐसे भी देखे हैं कि हम 6 बंदे, 8 बंदे एक लाइन में एक फील्ड में जा रहे हैं और एक तरफ से तीतर उड़ा, सबने फायर किया और वो बच निकला। सो ये एक स्पोर्ट्समैन जो स्पिरिट जो है ना, वो लोगों में नहीं रही। वो कहते हैं जी माम की कहते ने वो पुराना जोक है कैसे कि ਅਸੀਂ बस आप तो होते ही रहिए ठीक है साडा बाबा होते साडा पापा जरा वो होते हुए मतलब ये जो मेंटालिटी है ना, हैं। इसका कोई इंसान को कुछ नहीं कर सकता। और जो पुराने पतंगबाज थे वो बिल्कुल इन चीजों में वो क्या कहते हैं बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी बात आप बात कर रहे हैं और मेरे दिमाग में वो फ़िल्म चल रही है कि कभी फ़ाउल कर देना करना ना किसी ने, तो वो एक बड़ा बुरा समझा जाता। बहुत बुरा सम वो तो छोटे-छोटे बच्चे थे जो काँठी डाल दी किसी ने ये या आप इस तरह का कोई काम किया, खिच और मार ली। ग्वाल मंडी में ना एक छत पे इसी तरह ही हो रहा था, उनको खलीफा टाइप नहीं होते जो पतंगों के, वो कोई बुज़ुर्ग थे, मुझे उनका अब नाम नहीं पता, मैं भी उस टाइम 12-14 साल का था। तो कहते हैं, "यार तू कट ਦਿੱਤੀ लेकिन तू हੱਥ खिੱਚਿਆ है। ਅੱਜ मैं तेरे तो नाराज़ ਹਾਂ, मैं तेरे दस्तरखान ਤੇ रोटी नहीं खानी, कल आऊँगा तेरे को खाना खा।" मुझे हाँ, बिल्कुल। वो ये कर लेते थे और खिच एक इस तरह की भी होती हाथ थी एंड बहुत लंबा पेच चला जाए ना, तो फिर वो जो पुराने खिलाड़ी थे वो उसको इस तरह करके भी कोई थोड़ा-सा उसको सर, अब जो बसंत आने वाली है, इस जनरेशन ने तो वो देखी ही नहीं है कभी। अब जो चल हमारी जनरेशन है आगे जो यंगस्टर हैं, तो क्या लगता है आपको कि किस तरह की ये बसंत आने वाली बसंत किस रंग की होगी? ये जो बच्चे हैं ना हमारे छोटे-छोटे, इन्होंने कभी ना कभी किसी न किसी टाइम पे ना छुप-छुपा के कोई गुड्डी-शुड्डी उड़ा के इन्होंने क्यों देखी हुई। और आपको पता है कि लाहौरियों के तो खून के अंदर है काइट फ्लाइंग। ये आप देखेंगे पसंद जब आएगी कि यहाँ क्या होता है। बहुत काइट फ्लाइंग होगी और अब तो 3 दिन की बसंत आ रही है कि जो अम, आई थिंक कि हो जो मैं एक ट्रेडिशनलिस्ट हूँ, ठीक है? और मैं मानता हूँ कि बसंत जो है वो दिन की होती है। डे का फेस्टिवल है बसंत का, रात का नहीं है। लाहौरियों ने रात का फेस्टिवल खुद ही मनाना शुरू कर दिया था। वो सफ़ेद गुड्डियाँ और ये सारा ढोल तमाशा जो था। आपको मैं ये अर्ज़ कर रहा था तो वो जब आया क्या कहते हैं वो ड्यूक और उसने जो ये सारा मंज़र देखा उसने उसने को बहुत ही एक्साइटेड हो गया और मुझे उसने कहा कि ये एक ऐसा फेस्टिवल है कि दुनिया में ऐसा कोई फेस्टिवल और है ही नहीं कि जहाँ छतों पे सारा फेस्टिवल ही छतों पे मनाया जा रहा है। तो मेरे दिमाग में ये बात जो सुनी ये बैठ गई, यू नो, लाइक स्टेड विद मी कि भी ये क्या चीज़ है, मतलब कि कुछ वाक़ई इसको कुछ क्यों ना इसको हम इसको एक्सपोज़ करें, सारी दुनिया के आगे एक्सपोज़ करें। तो मैं उस ज़माने में पॉलिटिक्स में भी था और मैं जैसे आपको बताया मैंने कि उससे उससे अगले साल अच्छा, तो शकील उर रहमान साहब यहाँ जंग अखबार लेके आए। मुझ पे वो कॉल करने आए। तो मैंने उनको ये कहा कि मैंने कहा कि अगले साल हमने एक फेस्टिवल मनाना है और आपने मेरी साथ देना है उसमें। क्योंकि नवाए वक़्त यहाँ का जो अखबार था वो बिल्कुल ही बहुत ही एंटी थे। वो हमेशा नेगेटिव खबर ही होती थी कि बसंत मनाई गई, 2 लोग ज़ख्मी हो गए, कुछ इस तरह की खबरें नेगेटिव ही होती हैं। लो जी, वो अगला साल आया तो मैंने कोई एक लंच, क्योंकि बसंत जो है, बसंत दिन का फेस्टिवल है, रात का नहीं है फेस्टिवल। बसंत की एक रात पहले ये होता था कि जो मेन जो शहर के लोग जो गुड्डीबाज जो बसंत डिसाइड करते थे कि किस डेट पे होनी है, तो वो पतंगे उड़ाते थे
और उसके साथ कंदीलें बाँध देते थे, रंग-बिरंगी वो कागज़ की कंदीलें बीच में एक ही छोटी-छोटी मोमबत्ती। तो ये इशारा होता था कि कल बसंत है, हुँ, ठीक है? तो लोग फिर उस अवेयर हो जाते थे और ब बसंत की तैयारी तो लोगों ने वैसे ही की होती थी और साथ में ना किया। तो मैंने अगले साल उससे मैंने जब मैं पॉलिटिक्स में भी था तो मैंने अपने पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स और डिप्लोमेट्स और इंडिया से कुछ कुछ फिल्म स्टार्स एक मिक्स क्या कहते हैं गैदरिंग कुछ 200 बंदे की 250 बंदे की मैंने इकट्ठी कर ली। तो उसके बाद शकील साहब ने अपने फोटोग्राफर छोड़ दिए हुँ, और यकीन करें कि दूसरे दिन जंग अखबार जो था ना वो उसकी फ्रंट पेज बैक पेज सेंटर पेज कहीं कोई ऐसा पेज नहीं था जहाँ कोई उस बसंत की कोई 8-10 तस्वीरें तो ना हो। पे बस इतना ही करना था कि वो एकदम लोगों ने रियलाइज़ किया, ख़ास तौर के तौर पे लाहौरियों ने भी और लाहौर से बाहर भी, कि भई ये क्या है? ये तो हमें पता ही नहीं इस फेस्टिवल का। और ये मैंने कुछ 2-3 साल 4 साल में ये इसको मैंने जारी रखा, इस चीज़ को और उसमें फिर बीबीसी आ गया, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी, मेरे इंटरव्यूज़ हुए, वो लोगों ने देखे, बहुत लोगों ने मसलन एक आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जॉन रीड था, इसका सिटी बैंक कॉर्पोरेशन का हेड, प्रेज़िडेंट था। वो कभी भी पाकिस्तान नहीं आया था, उस ज़माने में सिटी बैंक यहाँ मौजूद था। अब तो वो चले गए यहाँ से, अपना बिज़नेस बंद करके। तो उसने मैसेज किया अपने यहाँ लोगों को कि भई मैंने उस बसंत पे जाना है। उसने बीबीसी पे कोई इंटरव्यू देखा था मेरा बसंत का सारा। बड़ा फ़ैसिनेट हुआ था। तो उनको ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਥੂ ਪੈ ਗਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ सिटी बैंक वालिਆਂ ਨੂੰ उन्होंने कहा जी इसकी वो मेरे पास आए उन्होंने कहा जी हम सारा खर्चा उठाएँगे ये वो कर मैंने कहा देखो भी गल है मैं लोगों ਨੂੰ रोटी खवानी होगी तो मैं जो भी दाल रोटी होएगी ना वो प्रेज़िडेंट होएगा अपने घर होएगा। मोस्ट वेलकम 100 बिस्मिल्लाह आवे ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਲੋਗੋ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ? हाँ। ਸਿਟੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ। ਉਹ मैं सारे शहर 'ਚ ਵੰਡ ਦੇਵਾਂ। ये आइडिया भी आप भी किया मैंने कोक के बूढ़े मिला करते थे हमें, कोको कोला कहते थे वो। भई नौजवानों देख लो कि ये जो बसंत अब आप मनाने जा रहे हैं ना 25 साल बाद, उसको बताया बाकायदा पैट्रनाइज़ करने वाली पर्सनैलिटी से आपको मिलवा रहे हैं आज हम। मियाँ साहब ये बताएँ कि ये पतंगबाज़ी फिर अपग्रेड होके एक स्पोर्ट्स की शक्ल क्यों नहीं नहीं, इख्तियार कर स्पोर्ट्स की शक्ल इसलिए कि वही मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये जो एक नौदौलतिया जो इस मुल्क में पैदा हो गया है, जो बिल्कुल ही जिनके कोई किसी का कोई एक बदतहज़ीब और बदतमीज़ कौम जो है ना, जिनको अदब ही कोई नहीं है किसी किस्म का। मतलब कि इनको कोई पता नहीं है कि बड़ा है, सलाम करना है, बैठना है, खड़े होना है। ये इतनी चीज़ें सिखाई ही नहीं जाती। ना ही हमारे कोर्स, हमारा सिलेबस जो है, उसने हमें बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। उसमें ना हमें कायदे-आज़म की कोई हिस्ट्री बताई जाती है, ना इकबाल की, बल्कि अब तो आहिस्ता-आहिस्ता इनको भी ख़त्म किया जा रहा है। मतलब कि ये डिलिबरेटली हो रहा है। ये भी हमें एक्सेप्टेबल नहीं है या हम इसको क्यों मेरा मतलब है कि ये एक खुददार लोग थे और हम दिखाना नहीं चाहते। सर ये आप बात थे। कर रहे हैं ना मुझे भी ये बहुत अलार्म करती है चीज़। हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये ख़त्म नहीं हो सकते, ये जितना मर्ज़ी करें। इंशाल्लाह सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा कायदे-आज़म और इकबाल है, कि आप सोच नहीं सकते। हम मेरे जैसे हज़ारों लोगों ने जिन्होंने ज़िंदा रखा हुआ है इस चीज़ को। और वक़्तन-फ़वक़्तन अब हमारा अपना फैमिली का दायरा है दबस्तान इकबाल, उसमें वाहिद और इकबाल के ऊपर बहुत रिसर्च होती है। स्टूडेंट्स आते हैं, लेक्चर्स देते हैं। तो ये चीज़ इस तरह नहीं, ये सिलेबस में इसको अगर अब क्या कहते हैं मतलब इकबाल को तो इस तरह पढ़ाया जाता है जिस तरह बाकी सारे शायर हैं, ठीक है? उनकी उनकी सारी लाइफ़ की हिस्ट्री जो है वो क्या कहते हैं उस तरह नहीं पढ़ाई जाती। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। अब देखिए हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं मतलब कि इकबाल का शाहीन तो कौन यूज़ करता है? हमारी एयर फ़ोर्स यूज़ करती है। इकबाल का कलाम कौन यूज़ करता है? हमारी फ़ौज यूज़ करती है, हमारी नेवी यूज़ करती है। तो अगर ये इन चीज़ों को आप को ख़त्म करेंगे, तो आपको इस मुल्क की जो शनाख्त है, आइडेंटिटी है, उसको आप नुकसान पहुँचाएँगे। हुँ। तो वो अब ये हमारी बसंत की जो है, ये भी हमारी आइडेंटिटी है। इसको भी आप देखें। ये भी बिल्कुल हमारे जो लोग जो हैं, आप मैंने तो मुझे इस बात की खुशी होती थी कि जब हमारे बच्चे इतना प्राउड फ़ील करते थे। अच्छा, अब मैं बताऊँ कि मेरी अपनी कंट्रीब्यूशन जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी क्या है?
मेरी अपनी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये थी कि मैं उठ के गुलबर्ग से यहाँ अंदरून शहर में आके आबाद हुआ। 86 में आबाद हुआ, 88 में मैंने इलेक्शन लड़ा, मैं जीता यहाँ प्याग में। और पीपल्स पार्टी की तरफ पीपल्स से पार्टी, लड़ा, है ना? जी पीपल पार्टी की तरफ से। तो आप ये देखें कि मेरा जो आना था ना, वो मैं समझता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि लोगों को मैंने शहर को फिर खोला। यहाँ लोग डरते थे आने से। लोग कहते थे जी यहाँ गुंडे हैं, बदमाश है, वो जी हीरा मंडी है, फलाना है। इस तरह की मेरा मतलब एक यहाँ एक सोच थी। मैंने इस घर को खोला, तो फैमिली हब बनाया आपने, फैमिली फैमिलीज आई। नहीं आया, क्यों नहीं? क्योंकि ये घर जो था ये पाकिस्तान की मिरास है। सारी पाकिस्तान की मूवमेंट यहाँ से चली है। क्या बात है, क्या बात। यहाँ कायदे-आज़म आया, यहाँ इकबाल आया, यहाँ बड़े-बड़े सारी मीटिंग्स उनके मियाँ साहब जो थे, मेरे दादा जो थे, एक तो सबसे पहली बात है कि लाहौर के सबसे पहले मेयर थे। 1946 में कायदे-आज़म ने उनको टिकट दी थी। फिर जो सारा जलसा जो ऑर्गेनाइज़ हुआ था 23 मार्च का, वो उन्होंने किया था। मियाँ मीरुद्दीन साहब उस पंडाल कमेटी के चेयरमैन थे। मियाँ मीरुद्दीन साहब कायदे-आज़म को लेके गए थे शाही मस्जिद, जाके उन्होंने जुमे की नमाज़ पढ़ाई थी वहाँ को। ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है, ठीक? सो ये एक सारा जो विरसा है, मैं इसको किस तरह खत्म होने दूँ? तो सर इतनी अच्छी पॉलिटिकल हेरिटेज रखने के बावजूद आप विरसे की तरफ ज़्यादा गए, पॉलिटिक्स से थोड़ा मैंने हट नहीं, मैंने छोड़ दी बिल्कुल, तौबा कर ली पॉलिटिक्स से। उसकी क्या वजह हुई? आप देख लें, मुझसे सवाल ही ना करें आप। आपने तौबा की है, वो आपको करवाई गई है? नहीं, मैं तो मुझे किसी ने नहीं करवाई तौबा, मैंने खुद की तौबा, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। और मैं नहीं कुछ मैं कर सकता था। मैंने ये सोचा यार कि अगर और कुछ नहीं तो मैं इस मुल्क को, इस कौम के इन बच्चों को, इनकी शनाख्त की बावर करा दूँ यार, इनका किबला ही थोड़ा बहुत दुरुस्त कर दूँ। फिर मैंने ये अपना पीटीवी से प्रोग्राम शुरू किया, विरसा हेरिटेज। विरसा हेरिटेज सिर्फ मौसीकी नहीं है। जी, जी। मौसीकी जो है, उसको तो हमारे सूफिया ने भी यूज़ किया। कव्वाली क्या थी? इस्लाम की तरफ लोग खिंचे हुए आए। जी, हाँ जी, हाँ जी। इस म्यूज़िक। तो मेरी जो म्यूज़िक है उसमें इकबाल शनासी है, उसमें कायदे-आज़म की वीडियोज़ हैं, मोहतरमा फ़ातिमा जना का किसी ने कभी उनके ऊपर तराना नहीं लिखा था, किसी ने वीडियो नहीं बनाया था, मैंने बनाए। खुद मैंने कंपोज़ किए, वो तराने मैंने लिखवाए और वो बने। इकबाल के बहुत सा कलाम है, गालिब है उसके अंदर, हमारा तमाम सूफ़िया का कलाम है, हमारी जो शायरों का जो हमारे क्लासिकल जो पोएट्स थे, उनका कलाम, उसको ज़िंदा किया। ठीक? और सारी दुनिया में मतलब कि आप देखें कि मैं मेरे इन प्रोग्राम्स को सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, यूट्यूब के ऊपर 50% जो व्यूअरशिप है वो इंडिया की है। सो उसका एक उस वक़्त उस दौर में कि जब हर चीज़ की तरफ हम या देख रहे थे, इंडिया को देख रहे थे, हमारी नौजवान नस्ल वेस्ट की तरफ देख रही थी। और इस सारी चीज़ में एक ऐसी कोई चीज़ क्रिएट करना कि जो मेरा वो कई मेरे दोस्त मतलब मेरे बच्चों की तरह ही हैं, अली अज़मत उसने कहा, "जी तुसी की एंशिएंट म्यूज़िक बना रहे हो।" मैं क्या पुत्र चलन दे एंशिएंट म्यूज़िक ही। ये जैसा तैसा सही, यार ये हम मैंने कहा ये हमारा खजाना है, ये हम टाइम आ गया कि हम इसको निकालें बाहर यहाँ से यस, यस। और इसको हम सामने के लोगों के इसको लेके आए। और पीटीवी की सबसे बड़ी बात यह है कि पीटीवी की अभी भी पीटीवी की जो व्यूअरशिप है वो सबसे ज़्यादा इन इन द सेंस के उन एरियाज में है कि जहाँ क्या कहते हैं नहीं है अभी भी कहीं बहुत बहुत जगहों पे केबल नहीं है। और आम पाकिस्तानी जो है आपका वही देखता है। ये और बात है कि किसी भी गवर्नमेंट ने परवाह नहीं की कि ये हमारा नेशनल ब्रॉडकास्टर है पाकिस्तान टेलीविज़न। इसने हमें हमारी सिमत सीधी करनी है। इसने हमें हर चीज़ बतानी है कि हर कि हमने कौन-सा दिन हमने मनाना है, क्या है, उसकी अहमियत क्या है, पाकिस्तानियत क्या है, ठीक है? तो अगर उसको ही हम टोन डाउन कर देंगे, तो फिर बाकी तो चैनल्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उन्होंने पैसे बनाने हैं, उन्होंने कौम का किबला नहीं सीधा करना। उन्होंने वोट हंट करने हैं, उस तो उन्होंने वोट कम्युनिकेशन हंट तरीके। करने हैं, उन्होंने ये देखना है कि क्या चीज़ ज़्यादा चलती है कि वो। तो इसलिए ये एक मैं समझता हूँ मेरी सबसे फिर मैं जब आया यहाँ फिर बसंत को मैंने ओपन किया, बसंत को फिर ये हुआ कि पहली दफ़ा ये हुआ कि हुकूमत बीच में कामरान लाशारी साहब आके जो पीएचए के यहाँ डीजी थे, उन्होंने बहुत साथ दिया, उन्होंने फिर एक स्टेप फर्दर लेके आगे चले गए। गवर्नमेंट जो है अब वो एक सपोर्ट करती है ना किसी चीज़ को, तो फिर लोग और भी ज़्यादा उस चीज़ में एक्टिव हो जाते हैं। सर एक और चीज़ थी, जब तक ये पतंगबाज़ी थी ना तो हमारी एक
समझ लें कि ये कॉटेज इंडस्ट्री की ना एक शक्ल इख्तियार कर गई हुई थी कि जिस भी औरत का बेचारी का शादी के बाद शोहर बाबा बदबख्त हुआ है ना, बच्चा मैं छड़ के चला गया है, मैं औरत भी घर बैठ के काम शुरू कर मैं दिया। वही सोच के मैं रियलाइज़ की था कि जैसे-जैसे बसंत बधी ना तो सारी दुनिया तो लोग आने शुरू हो गए। मैं रियलाइज़ कि ये तो एक मल्टी बिलियन डॉलर बिज़नेस है। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਡੀ ਗras ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ बिल्कुल, ਤੁਸੀਂ आपकी ਇਹ ਦੇਖੋ इकोनॉमी ਕਿ बना दी ਇਹਦਾ वैसा बस। ਇਕਨੋਮੀ ਬਣ ਗਈ ਥੀ 1.5 ਜਾਂ 1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪੀਸ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ होटल लेकिन हुकूमत का एक पैसा नहीं सी लगा होटलों की बुकिंग नहीं मिलती थी। बोटों की बुकिंग नहीं मिलती थी जहाज़ों की बुकिंग नहीं ट्रेनें स्पेशल चली और आप देखें कि ये पैसा नीचे तक जाता था कोई मैं कहता हूँ शहर के अंदर ऐसा बंदा नहीं रहा जो कबाब लगाने वाला रंग करने वाला चूड़ियाँ बेचने वाला कपड़ा बेचने वाला कोई भी घर में औरतें बैठ के गुड़ियाँ क्या कहते हैं बना रही होती थी ढोर लोग जब तो मुझे याद है मेरे दफ्तर के बंदे एक दो थे यंग लड़के वो दिन को दफ्तर का काम करते थे शाम को जाके बर्थडे के ऊपर वो ढोल लगाते थे वहाँ पे लहदा पैसे बनते थे सो ये एक बड़ी एक सोच बहुत अच्छी है कि इसको एक चलो कोई कोशिश तो कर रहा है ना कि एक इसको सेफ फेस्टिवल बनाने की जी हाँ। ठीक है एक सेफ फेस्टिवल बनाने की कोशिश तो की जा रही है ना हर तरफ से क्या एडमिनिस्ट्रेशन भी है और पंजाब हुकूमत है एंड आई थिंक इट इज़ वेरी ब्रेव ऑफ द सीएम पंजाब के उन्होंने ये एक स्टेप जो है ये उठाया है तो इसके पाबंदी लगने में भी ना सिर्फ अभी आपने जो ऐसे बात की ना कि इसके ज़रिए पैसा नीचे जाता था, गरीब के पास आता था। मुझे तो लगता है पतंगबाज़ी पर पाबंदी लगने की वजह भी यही है। अगर इससे कुछ बड़े लोगों को फ़ायदा हो रहा था ना, तो चाहे इतने मर्ज़ी गले में मेरी जाते। बड़ी लड़ाई हुई थी परवेज लाई से इस इशू के ऊपर ठीक है और मुझे याद है कि मैं चौधरी शुजात साहब के साथ मैं बैठा हुआ था, हम खाना खा रहे थे दोपहर का। तो परवेज़ साहब तब सीएम थे। ये आए जी बाहर से 7 दिन के चीफ सेक्रेटरी फलाना-ढिमकाना जी ये और फलाना-ढिमकाना हम जब भी काइट फ्लाइंग के ऊपर हम बैन लगा रहे हैं फलाना-ढिमकाना। मैंने कहा ये आप अच्छा नहीं कर रहे क्योंकि ये जो आप ये चीज़ लेकिन वो उनकी फैमिली के एक उनका बहरहाल चलें वो छोड़ें। वो कुछ ब इस तरह सर की बता दें कुछ अगर साढ़े व्यू नहीं आंदे साडे। हाँ। नहीं वो था कुछ उनको थोड़ा-सा ये जो रिलीजियस जो तबका है ना उसकी अच्छा, इन्फ्लुएंस अच्छा, ठीक, ठीक, ठीक। ज़्यादा था। हालाँकि इसका रिलीजन के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। इनको क्या पता तू कौन ते मैं हाँ, हाँ। अब इनको इनको क्या पता कि निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार के ऊपर हर साल बसंत की सेरेमनी होती है। अब अपना और सिर्फ़ उनके नहीं दिल्ली में जो हमारे बड़े-बड़े 4-5 सूफ़ियाँ हैं, उनके मज़ारों पे भी क्योंकि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने ये बात अपने मुँह से कही थी कि बसंत अच्छी चीज़ है, मनानी चाहिए। तो उसके बाद मुसलमान जो थे उन्होंने और इस्लाम इस चीज़ मानने को से बोला पहले का रस्म है ये और अगर वही इसमें कोई बुरी होती तो इस्लाम मना कर देता ना, गैला कर देता है। मना कर देता और हमारे सूफ़िया जो थे ये बड़े जीनियस थे। ये जहाँ गए इन्होंने लोकल जो कल्चर था उसको एक्सेप्ट किया। हाँ। अनलेस एंड अंटिल अगर वो मज़हब के साथ क्लैश करता था नहीं, फिर वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। वो कहते थे नहीं ये हमारे मज़हब के खिलाफ। जो चीज़ मज़हब खिलाफ नहीं और यहाँ तो फिर जो ये लोग थे इन्होंने तो अब देखिए किस-किस चीज़ का उन्होंने मज़हब अब तो ये बता रहे हैं केला खाने का सही इस्लामी तरीका क्या है? मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाओ तो उसपे कौन-सी चीज़ आप पर मेरा मतलब है कि एक एक्सट्रीम जहालत जो इस्लाम जो दुनिया की जहालत को ख़त्म करने के लिए आया था हम फिर उसको क्या कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें बंद होने के बाद हमने फिर वो सिलसिला जो था वो सारा शुरू कर दिया। उल्लामा इकबाल के क्या वो कौल मिसरा मुझे याद आ रहा है, हरम हुआ रुसवा पीरे हाँ। हरम की कम नगाही से। ते वो हथे चढ़ गए इनके कि ऐसे कि दो उस कम मतलब कि ये विज़नरी नहीं थे। विज़नरी नहीं थे ना वो तो सीधा कहते हैं कि भई 3 चीज़ों ने ऐसा इन घोटा इन्होंने पिलाया है मुसलमानों को। एक क्या कहते हैं बादशाह ये जो मोनार्की है, बादशाहत, दूसरी खानकाहियत, ये खानकाहों में जो बैठे हुए हैं और तीसरा मौलवियत। इन तीनों ने मिल के ऐसा गोटा दिया हुआ है उनको को बिल्कुल उनको गुलाम ही बना दिया। आप देखें अब सोशल मीडिया पे देखिए किस-किस किस्म के पीर हैं जो डांस कर रहे हैं, लड़कियाँ उनके सामने डांस कर रही हैं और ऐसी-ऐसी उनकी गुफ्तगू है और एक ऐसा तमाशा बनाया हुआ अच्छा मुझे ना इस तरह के पीर फिर भी अच्छे लगते हैं कि यार ये कम से कम मुनाफ़िक़त नहीं कर रहे। नहीं, नहीं ये सरासर जहालत और मुनाफ़िक़त है। जहाज़त तो चलो है। उन्होंने उनको भी देखिए ना अब मेरा मतलब है कि ये जो जो जिन लोग ये जो बाकी जो असल जो हमारे सूफ़ियात हैं, ये तो इस्लाम लेके आए थे यहाँ। अच्छा कोई चीता-चीता कोई बहुत ख़ास मेहमान जिसको हमारे आज की जनरेशन भी जानती हो, जिनकी आपने मेज़बानी की हो बसंत के दिनों में?
अब बसंत के दिनों में तो काफ़ी लोग आते रहे, लेकिन मेरे वहाँ सारा साल ही मेहमान जो है वो आते रहते हैं, आके यहाँ ठहरते हैं, आके यहाँ रहे हैं। उनमें या मेरी तरफ दावतों पे लाए हैं। इंडियन स्टार्स में बहुत से लोग, नसीरुद्दीन शाह तो मेरे बिल्कुल भाइयों की तरह, वो कई दफ़ा आके अपनी फैमिली के साथ बल्कि लाहौर आते हैं तो यहीं ठहरते हैं, वो मेरे पास ही ठहर। फिर आमिर खान और किरण भी जब आए थे, फिर रेखा, विनोद खन्ना, अम, कबीर बेदी, मनीषा करोला और बहुत से नाम मुझे क्या कहते हैं भूल भी तो जाते इस बार सर आपने कोई अपना इस बार किसी को इनवाइट किया नहीं, कि सिर्फ आप देख रहे हैं ट्राइस इस साल जो ना पंजाब गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें कर रही है, करिए? और वो कर रही है, एंड दे आर डूइंग इट, एंड आई थिंक इट्स वेरी गुड। वो आई थिंक शाही किले में कुछ होगा, और भी एक दो जगह पे अपना उसकी कोई ओपनिंग होगी या कुछ ना कुछ, मैं सुन रहा हूँ कि थिंक हादसे से बच जाएगा बसंत वाला दिन आपके ख्याल में, जिस तरह के? अगर तो इन्होंने इन्फोर्स किया, मेरी सजेशन हुकूमत को ये थी कि आप 2 दिन के लिए आप सैटरडे की बसंत करें और संडे की बसंत करें, ठीक है। और सैटरडे नाइट की और संडे की, और मोटरसाइकिल पे मुकम्मल बैन लगा दें। अगर ये इन्होंने ये कर दिया, या ये इन्होंने मैनेज कर लिया कि हर मोटरसाइकिल के ऊपर वो वायर लग जाती है, तो फिर तो कोई ख़तरे की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई नहीं बट दे मस्ट, मैंने ये भी कहा था कि आप अवेयर करें लोगों को, कभी देखो हम ये कर रहे हैं और इसमें ख़तरा है कि अगर आप ये रॉड नहीं लगाएंगे, गवर्नमेंट कह रही है हम फ्री सप्लाई करेंगे उन रॉड्स की, हम्म। अगर वो लगा लेते हैं। और दूसरी मेरा ख्याल है कि एक और सजेशन थी कि ये जो उस दिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको फ्री कर दें, ताकि लोग मोटरसाइकिल ना इस्तेमाल करें, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उस पर सर ज़्यादा। आज सुबह ही मैं सोशल मीडिया पे कुछ देख रहा था कि इमरान खान की तस्वीरों वाले गुड्डे काइट्स मार्केट में आ रही हैं, यहाँ आने का खतरा है, तो मुमकिन है कि बसंत पे ही पाबंदी लग जाए। कोई है कि हमें बेसला सी ये बात? मेरा निशार के कोई ये हमें छुरी छोड़ी किसी ने? ये शुरली छोड़ी है, या होगा को लोग करेंगे, हर पार्टी पे के सपोर्टर हैं, पर ये तो नहीं कोई एक पार्टी का होगा, और तब फिर और भी लोग जो है वो इमरान खान अगर बाहर होते तो आपके पास पसंद कर रहे होते? बिल्कुल। अब मेरा ख्याल अब वो कुछ थोड़ा-सा जो है ना, जब से वो अब पता नहीं, क्योंकि जब से वो वज़ीर-ए-आज़म बना तो वो तब तो बसंत पे पाबंदी ही लगी हुई थी। मैंने कहा था उसको, हम्म। मैंने कहा था पाबंदी बसंत पे से हटाओ, क्यों नहीं, तुमने सारी ज़िंदगी खुद तुमने एन्जॉय किया बसंत। तो उसने कहा नहीं, ये बड़ा ये हादसे वगैरह हो जाते हैं और ये वो है, तो सर इमरान खान साहब बल्कि मुझे कहा कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, अगर कुछ हुआ तो मैंने कहा "यार, नहीं लिया जा सकता रिस्पॉन्सिबिलिटी।" लेकिन बहरहाल ठीक है, हर एक की अपनी-अपनी थिंकिंग होती है। अच्छा खान साहब, वो काइट उड़ाने के हवाले से पेचेबाज कैसे थे? बड़ा अच्छा था। अच्छा जी। हाँ, वेरी गुड। पतंग पे दशरथ थी, गुड्डे पे थी, किस पे? ये पतंग पतंग हम गुड्डे ही उड़ाते। गुड्डे उड़ाते थे। सर गुड्डे के पीछे चमेरू उड़ाया आपने? नहीं, वो वो भी तो पता है आपको लाहौरियों का। लोरियों का खास और चमोचम में वो कई होता था कि जो कटी पतंग होती थी उसको भी चमोड़ लेते। फिर वो टांगी होती थी। टा- टांगी से ऊपर वो झाड़ियाँ-झुड़ियाँ काट देते थे। उससे फिर काठी मार देनी, मतलब देखो ना, ज़रा डोर जो है वो छत के ऊपर है, आपके को 2-4-5 फुट पे। आप में रोड़ा बाँध के मोटी सी चीज़ को तार दे के फेंक के साथ नहीं गुड्डी। अच्छा सर, तलाइयाँ होती थी उसके ऊपर। बसंत के साथ कोई डिश भी आपने मुतारफ कराई है, कोई ट्रेडिशनल के यार जिमें नहीं, नहीं, मेहंदी ते होंदा है जनाब, मैं बड़ी पता है जनाब। ऐसी कोई अपनी नहीं थी। बसंत पे यही ज़्यादातर जो चीज़ चलती है ना, वो कीमे वाला नान होता है, ये क्योंकि में बना ड्राई होता है, ईज़ी होता है, उसका कोई गंध नहीं होता। बर्तन नहीं यूज दही, हाँ, होते। दही लिया, कीमे वाला नान लिया और वो छतों पे चढ़ गया। हम्म। ठीक है। अब जो बसंत होगी, मुझे लगता है कि इसमें जो डिफरेंट, आप जिस तरह आपका चैनल है, ज़ाहिर बात है हर चैनल फिर एक और, वैसे मैं आपको बता रहा था कि फिर जब नाइट बसंत हुई तो फिर रात को फिर प्रोग्राम शूट होते थे बसंत नाइट के। सारे आर्टिस्टों की भी ईद होती थी हर जगह, एक चैनल से दूसरे चैनल से तीसरे चैनल, बसंत नाइट हो रही है, वो प्रोग्राम शूट कर रहे हैं हम जाके। हम्म। ज़ाहिर बात है म्यूज़िक और डांस के प्रोग्राम वो होते थे। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक इकोनॉमी है, ये हर एक जो है ना, जो गरीब से गरीब भी जो कोई काम, उसको भी काम मिल जाता है इसमें। अगर जिस तरह आपने इसको शुरू किया था ना सर, और जिस लेवल पर आप इसको ले गए थे, ये इकोनॉमी से आगे ये बाकायदा इंडस्ट्री बन जानी थी। बन गए भी। लेकिन आपको पता, मेरे अपने बेटे ने, उसने अपनी उसकी ही हैज़
इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, उसने बसंत के दिनों में ही शुरू की। ही स्टार्टेड हिज कंपनी ड्यूरिंग बसंत, और 1-2 बसंतों में दे स्टार्टेड डूइंग देयर इवेंट्स इन बसंत। फिर बाद में बसंत बैन होगी तो ज़ाहिर बात है, फिर वो और भी खैर इवेंट मैनेजमेंट तो इवेंट मैनेजमेंट होती है। तो ये जो इवेंट मैनेजर है वो भी बड़े खुश हैं, क्योंकि उनको भी मेरा मतलब है, वो टेंटों वाले जो हैं, कबाबों वाले, टिक्कों वाले, खाना बनाने वाले, तंदूरों वाले, किसी के पास वेल ही नहीं होनी, ख़ास तौर पे अंदरून शहर में। सर पूरे-पूरे साल का राशन निकलाता था ये मल्टीनेशनल जब क छतें लेती थी ना किराए पे, तो मैं कह रहा लोगों को वेल नहीं मिलनी। तेल नहीं मिलने। 2 दिन 3 दिन इकोनॉमिक बूस्टर होगी बहुत बड़ा। तो सर आपको लगता है कि अगर ये इस दफ़ा अल्लाह करे कि ये विदाउट किसी बुरी खबर के ये बसंत का दिन गुज़र जाएँ, तो ये पतंगबाज़ी भी फिर खुल सकती है आगे चल के कोई? और ये बड़ा इसको टाइम लगा, इसको अभी नहीं खो मैं इसके हक में नहीं हूँ कि इसको बिल्कुल खोल दें। ठीक और है। बिल्कुल अभी इस तरह नहीं खोलनी चाहिए। ये 3 दिन के लिए खुली ठीक है। देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट होता है इसमें। अगर कोई अब अगर कोई हादसा कोई होगा तो उसमें फिर मैं समझता हूँ कि जिसके साथ हादसा हुआ है उसको भी जब इतनी तो अवेयरनेस होनी चाहिए ना, अब सबको सारी दुनिया को अवेयरनेस होगी कि भी ये इस तरह हादसे होते हैं, भी गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये आप केयरफुल रहो, रॉड लगा लो। एक रॉड ही लगाना है से पीछे तक। हुँ। वो होता सिर्फ ये है कि गला कटता किस तरह, जब आपकी पतंग कटी हो ना और आप डोर खींच रहे हो अपनी, तो वो डोर जमीन तक चली जाती है। ठीक, अंदरून शहर में तो कभी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि गलियाँ ही छोटी-छोटी हैं, नीचे तक डोर जाती ही नहीं है। बड़ी-बड़ी खुली-खुली जगहों पे सड़कों पे डोर जाती है, मतलब जिस तरह सर्कुलर रोड है। मेरा ख़्याल है सर्कुलर रोड के ऊपर इनको बेशक मोटरसाइकिल बैन कर दें उस दिन, ना जाए मोटरसाइकिल जो यहाँ रहता है। खुली सड़कों को पे बैन लगा दें, या दे शुड मेक श्योर कि जो मोटरसाइकिल इस बाहर निकलता है उसके वो रॉड कम से कम लगाओ। अगर ये इन्होंने सक्सेसफुली कर लिया, वैसे द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी एक्टिव हैं वो काफ़ी एक्टिव एक्टिव हैं हैं। और दे आर क्वाइट होपफुल, वो तो कह रहे हैं कि नहीं हम मैनेज कर लेंगे। और लग रहा है जिस तरह से वो इसको सीरियसली उसको देख रहे हैं, उनकी अब देखिए ना, अब बसंत बहन भी थी, उसके बावजूद भी ये मेरा मतलब हाँ, नहीं, सही जुर्रत वाला फ़ैसला है, इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये फ़ैसला तो जुर्रत वाला किया है उन्होंने, बाकी फ़ैसलों की तरह। तो दूसरा ये भी है कि अब कई दफ़ा ये भी कई इस तरह भी हुआ है कि वैसे भी कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो लोगों ने मीडिया ने उसको बना दिया है कि ये चल गई है सर, 5 दिन पहले खबर चल गई है, फॉक्स न्यूज़ चल गई है, बड़े चैनल पे चली है, बाद में उन्होंने उसकी माफ़ी माँगी, लिखी वो वो नहीं था। तो इसलिए ये भी तो देखना चाहिए ना, लोग जो मीडिया है उनको भी केयरफुल रहना चाहिए यार, कि नुकसान उनका भी नुकसान है। चलें सर हमने आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, एक तो हमने आपको 1-2 घंटे आपके एक्स्ट्रा ले लिया और हमारा सब उनकी करिए फिर ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ और मैं ते अपने ਉਹ नाने ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। मैं ते अपने नाने मामे चाचे ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ ਹੋਣਾ ਬਸ, ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਮੋਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਸ ਸੁਣੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਆਖਰੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? नहीं क्यों कुछ सियासत तो गल ही ना हैं? कहती कि पसंद होता जा रहा और चलो मिस करेंगे आप खान साहब को, बस इतना ही बहुत है कि जी खान साहब अगर बाहर होते तो वो आपके पास ही पसंद करते। मेरा ख्याल है जब से वो सियासत में आया ना, तो उसने फिर उसके बाद पसंद की ही नहीं। अच्छा, हाँ, उसके बाद फिर वो ही बिकेम ईदर टू बिजी और व्हाटएवर। बट ये थे मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन, लाहौर की इंटरनेशनल बसंत के इंटरनेशनल मेज़बान। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गुड बाय।